ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शरीफुद्दीन साहब, आपने न सिर्फ हमारी तौहीन की है बल्कि मजहब इस्लाम का मखौल भी उड़ाया है। आप एक जिम्मेदार ओहदेदार हैं शरीफुद्दीन साहब। आप शाही खानदान से भी ताल्लुक रखते हैं। आपका ऐसी हरकत करना बेहद शर्मनाक है। हमें माफ कीजिएगा, हमें नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ। हमें तो बेटा हुआ था और ये लड़की कहां से आई हमें कुछ नहीं मालूम। हमें लगता है कि बच्चे लाने में कोई गलतफहमी हुई है। आपने मजहबी रस्म रिवाज का मजाक उड़ाया है। और रहा सवाल आपकी बेटी का, तो आपको तो फख्र होना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला ने आपको बेटी अता फरमाई। जहाँ मजहबी रस्मों का मजाक उड़ाया जाता है वहाँ रोक के कोई फायदा नहीं। चलो चलिए। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि महल में क्या क्या हो रहा है। खबर थी लड़का हुआ है और ये मुझे तो लगता है कि शरफुद्दीन साहब को सुनने में कोई गलती हो गई और इसीलिए उन्होंने ये अफवाह फैला दी। अजीब मजाक करते हैं, अजीब अजीब अजीब। मजाक तो तुमने हमारे साथ किया है बख्शी। हमसे इतना बड़ा झूठ बोला, हमें इतना बड़ा धोखा दिया। इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। वो लोग आ गए हैं? आ चुके हैं हुजूर। ठीक है, उन्हें बाइज़्ज़त अंदर लाया जाए। आइए राजा साहब, मुगल सल्तनत तहदिल से आपका इस्तकबाल करता है। आइए तशरीफ रखिए। आपका आतिथ्य ग्रहण करने और मित्रता करने के लिए तो यहाँ पहले से ही बहुत सारे राजवंशी मौजूद हैं। हम यहाँ कोई शांति वार्ता करने के लिए नहीं बल्कि युद्ध की चेतावनी देने के लिए आए हैं। इस बात से हम बेखबर नहीं कि आप आगरा पर फतेह हासिल करना चाहते हैं। बेशक, और बहुत जल्द हम इस उद्देश्य में सफल भी होंगे। ख्याल अच्छा है राजा साहब। एक समझदार इंसान कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता है और फिर आज के दौर में कौन मुगल सल्तनत पर हुकूमत नहीं करना चाहता है। हम बस इतना पूछना चाहेंगे कि आप इस जंग पर फतेह हासिल करेंगे कैसे? 30,000 प्राण देने को तैयार बहादुर योद्धा, 40 हाथी और 15 तोपें आगरा को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं। माफ कीजिएगा राजा साहब, ये जंग नहीं होगी। ये आपके लोगों के लिए खुदकुशी होगी। कदाचित आप हमारी सेना को नहीं जानते कि वो कितनी वीर है। क्यों मंत्री जी? बिल्कुल सही कहा राजा साहब। नहीं राजा साहब, एक सिपाही होता है, फिर चाहे वो मुगल हो या राजवंशी। वो बहादुर होता है राजा साहब, तभी बिना सोचे समझे अपनी जान की बाजी जंग में लगा देता है। राजा साहब, जंग लड़ना और जंग जीतना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बेहतर होगा कि आप खुद को अपनी फौज के साथ हमें सुपुर्द कर दें, शायद हम आपकी जान बख्श दें। आपको लगता है कि तलवार चलाना सिर्फ आप ही को आता है और आप ये भी समझते हैं कि हम आपसे भयभीत हैं। राजवंशी तलवार के जौहर के हम हमेशा से कायल हैं। और फिर जानते हैं हम कि आप हमसे डरते नहीं, इसीलिए हम आपको ये मशवरा देना चाहते हैं कि आप ये जंग ना करें राजा साहब, क्योंकि आपकी फौज के सामने खड़े होंगे 3 लाख सिपाही, 40,000 हाथी और अनगिनत तोपें। इसीलिए ये जंग नहीं होगी, ये आपकी फौज के लिए खुदकुशी होगी राजा साहब।
राजा साहब आप जंग करना चाहते हैं, लेकिन आप जंग के सबसे पहले उसूल को ही भूल गए कि कभी अपनी ताकत को अपने दुश्मन के सामने बयान नहीं किया जाता है, वरना वही आपकी कमजोरी बन जाती है। राजा साहब हुकूमत हम भी करना चाहते हैं अपने दिल अपने दिमाग से, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें हमारी शमशीर उठाने पर मजबूर ना करें। हम बस चाहते हैं आने वाले कल के हिंदुस्तान में हम सब एक साथ हों। मान सिंह, आगे का जो भी मंसूबा होगा आप राजा साहब के साथ तय कर लें। जी। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो बख्शी? एक बार नहीं सोचा कि ये ऐसी बात है जो छिपी नहीं रह सकती? जरा नहीं सोचा कि जब सच सबके सामने आ जाएगा तो मुगल खानदान की क्या इज्जत रह जाएगी? अरे बेटी तो दुनिया को पैदा करती है, खुदा का तोहफा है बेटी, उस पर तुम शर्मिंदा कैसे हो सकती हो? हमें माफ कर दीजिए अम्मी जान, हम बहुत डर गए थे। बख्शी बानो, यहाँ पर हम सब आपको ताने मारने नहीं आए हैं, बल्कि आपको बताने आए कि हम आपकी मनस्थिति अच्छे से समझते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी सहायता करना चाहते हैं। जो भी बात आपके मन को विचलित कर रही है, जो भी आपकी व्यथा है, हम सबको खुलकर बताइए, हम सब मिलकर आपकी सहायता करेंगे। जो हुआ सो हुआ बख्शी बानो, मगर आपने ऐसा किया क्यों? अब इन्हें कैसे बताए कि हुआ क्या है? बख्शी, ये रोने का नहीं बल्कि समझदारी दिखाने का वक्त है। हमें लगता है कि आपको शरीफुद्दीन साहब को पूरा सच बता देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें ये सच कहीं बाहर से किसी दूसरे जरिए से पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। वो खतने के लिए गए, अब तक तो उन्हें पता भी चल गया होगा। तुम हमारी औलाद नहीं हो भी नहीं सकती, क्योंकि तुम वो नहीं हो जो हमें चाहिए। हमें बेटा चाहिए और तुम एक जिंदा झूठ हो हमारी जिंदगी का। खुदा कसम, इस झूठ के लिए हम बख्शी बानो की खाल अपने खंजर से खुरच खुरच कर उतारेंगे। बख्शी, इतना तड़पाएंगे हम तुम्हें कि मरने हम तुम्हें देंगे नहीं और जिंदा रहने की ख्वाहिश तुम करोगी नहीं। बख्शी बानो, हम जानते हैं कि आप हमसे क्रोधित हो रही होंगी। ये बात हमने सबसे छिपाई क्यों नहीं? सच कहे तो अनजाने में सबको पता चल गया और अच्छा भी हुआ। बख्शी बानो, शरीफुद्दीन जी आपके पति हैं। हर मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, परंतु होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं, और हमें पूरा विश्वास है बालिकों का ईश्वर का रूप समझकर शरीफुद्दीन जी इसे अवश्य अपनाएंगे। हाँ, औलाद उनकी भी है, उन्हें हक है अपनी औलाद के बारे में जानने का। जब उन्हें सच का पता चलेगा तो वो इस बात पर नाराज नहीं होंगे कि ये बेटी है। हाँ, शायद उन्हें बुरा लगे कि तुमने उनसे झूठ बोला। बख्शी, उन्हें एतबार में लेकर उन्हें पूरा सच बता दीजिए। हमें पूरा यकीन है कि वो आपको माफ कर दें। सलीमा बेगम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सत्य सबसे पहले आप ही की ओर से जाना चाहिए। नहीं नहीं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। अगर उन्हें हकीकत पता चल गई तो वो हमसे नफरत करेंगे। ऐसा नहीं है बख्शी बानो, आप अपने शौहर पर यकीन रखिए, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कैसे बताएं आपको कि वो इस खता के लिए हमें मुआफ नहीं करेंगे? ऐसे बेटी से तो बेहतर है कि हमारी औलाद एक लड़की हो। हम मानते हैं कि उन्हें गुस्सा आएगा, उन्हें ठेस भी पहुंचेगी, लेकिन इसकी वजह है कि कोई भी शौहर अपनी बीवी से ऐसे झूठ की उम्मीद नहीं करता। सारी बात उन्हें बस सच सच बता दीजिए। सच का तो हमें पता चल गया है बेगम साहिबा।
आपके हाथ कांप रहे हैं बख्शी बानो। बच्ची को जरा ठीक से पकड़ो। हमें माफ कर दीजिए, वो हम आपको बताना चाहते थे पर... क्या बताने वाली थी आप? कि आपने हमसे झूठ बोला, कि आपने हमारे जज्बात, हमारी इज्जत से खेल रही हैं। और आप बताने से क्या फायदा जब सारे मौलवियों के सामने हमारी नजरें झुक गई, सबके सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ा। आपने तो हमें तब भी नहीं बताया जब हम इसे कतने के लिए ले जा रहे थे। आप किस बात का इंतजार कर रही थी कि सब लोग हम पर हंसे? हो गई ना आपकी ख्वाहिश पूरी? या खुदा, उस वक्त हमें इतना शर्मिंदा होना पड़ा कि हमारे दिल से दुआ निकली कि ऐ खुदा, मौत के फरिश्तों को भेजकर हमारी जिंदगी हमसे ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी बानो, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लगता है कि आप दोनों को ठंडे दिमाग से अकेले में बात करनी चाहिए दामाद साहब। नहीं बेगम साहिबा, अब हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वो तो ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारी बीवी ही नहीं और हम इनके शौहर बनने लायक नहीं है। खुदा हाफिज। घबराइए नहीं बख्शी, अभी उनका मिजाज थोड़ा सा गर्म है। अगर आप उन्हें अकेले में लेकर इस बात को समझाएंगी तो हमें पूरा यकीन है कि वो आपकी बात को समझेंगे। आखिरकार शौहर है वो आपके। जोधा, सलीमा, हमें और काम करना है। इससे पहले कि ये बात आवाम में फैले, हमें इसे संभालना होगा। आइए हमारे साथ। जो भी हुआ, बख्शी बानो को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। परंतु पूरा दोष बख्शी बानो का भी नहीं है। शरीफुद्दीन जी पुत्र चाहते थे, पुत्री हुई इसलिए भय की वजह से उन्होंने ऐसा कह दिया। अगर शरीफुद्दीन साहब को बेटा चाहिए तो इसमें गलत ही क्या है? हर मर्द यही चाहता है कि उसका खानदान आगे बढ़े, उसका वारिस पैदा हो। ये आप क्या कह रही है रुकैया बेगम? क्यों? कुछ गलत कहा हमने? दुनिया इसी ख्याल पर आगे बढ़ती है, एक बेटा ही खानदान को आगे बढ़ाता है, माँ बाप की शान और रसूख को आगे बढ़ाता है। बहुत खेद हो रहा है मैं जानकर रुकैया बेगम कि आप ऐसा सोचती हैं। आप और हम भी तो बेटियां ही हैं, परंतु हमने तो सदा अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाया है। और आप स्वयं मुगल सल्तनत की खास बेगम के पद पर विराजित हैं, तो क्या आपके माता पिता को निराश हो जाना चाहिए था आपके जन्म पर? क्या लज्जित हो जाना चाहिए था? इसमें कोई शक नहीं है जोधा बेगम कि आप दलीलें अच्छी दे देती हैं, लेकिन दलीलों से महफिल बनती है, जिंदगी नहीं। जरा तारीख उठाकर देखिए और बताइए हमें जोधा बेगम, अगर लड़कियां खानदान चलाती होती तो शादी के बाद उन्हें अपने मियाँ के घर ना जाना होता। हर फैसले मर्द नहीं औरतें लेती, और तख्त पर भी मर्द नहीं औरतें बैठती। और यही असूल हर मुल्क, हर तबके और हर मजहब में होता। आप जो कह रही है वो बात हम समझ रहे हैं रुकैया बेगम, ठीक भी है, परंतु उसका ये अर्थ तो नहीं कि स्त्रियां कमजोर होती हैं, बल्कि वो तो जीवन को संवारती हैं, जन्म देती है, संस्कार देती है, और इसलिए संसार के व्यापार से दूर रहती है। परंतु वो जो चाहे कर सकती है, स्त्रियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और इस संसार में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पर कुशलता से स्त्रियों ने राजगद्दी को संभाला है। और आप ही बताइए, ये बात कहाँ तक उचित है कि बच्चे के जन्म पर निराश होया जाए, लज्जित होया जाए, उस बच्चे को कोसा जाए या उस माँ को कोसा जाए जिसने बच्चे को जन्म दिया है। और रुकैया बेगम, रही बात धन की, तो हमारे यहाँ पर तो मान्यता है रुकैया बेगम कि जिस स्थान पर स्त्रियों का मान होता है, सम्मान होता है, उसी स्थान पर देवता और सुख का वास होता है। हाँ, इस्लाम के विषय में हम अधिक नहीं जानते हैं, परंतु आपके धर्म में भी व्यवस्था है कि कयामत के दिन में हर किसी को उसकी माता के नाम से पुकारा जाए।
पिता के नहीं। स्त्री को कमजोर समझना बहुत बड़ा पाप है रुकैया बेगम। जोधा बेगम बजा फरमाती हैं रुकैया बेगम। रजिया सुल्तान को ही ले लीजिए। उन्होंने ना केवल गद्दी को संभाला बल्कि बखूबी तरीके से गद्दी को संभाला। हमारे पैगंबर साहब को ही देख लीजिए, वो आयशा बेगम की कितनी इज्जत करते थे। जब हमारे पैगंबर साहब ने बेटा और बेटी में फर्क नहीं किया रुकैया बेगम, तो हम सब कौन होते हैं बेटा और बेटी में फर्क करने वाले? मुगल सल्तनत की खास बेगम होने के नाते यदि आप ऐसी सोच रखेंगे तो हम प्रजा को क्या संदेश देंगे? और फिर शहंशाह के विचार भी बिल्कुल ठीक है। वो तो कोई भेदभाव नहीं रखते, वो तो हर स्त्री को सम्मान देते हैं। अम्मी जान को भी बहुत मानते थे, इसलिए तो अम्मी जान को उन्होंने मरियम मकानी का औहदा दिया है। लेकिन मरियम उस जमानी का औहदा उसे मिलता है जिसका बेटा तख्त पर बैठा है। खैर, अब इस बहस का कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ जोधा बेगम, आप भी एक बात समझ लीजिए, मुगल सल्तनत में भी वारिस एक लड़का ही होता है और तख्त पर एक बेटा ही बैठता है। चलते हैं, खुदा हाफिज़। हम हाल फिलहाल में ही मामू जान बने हैं। इस मुबारक मौके पर किसी का खून बहाना हमने वाजिब नहीं समझा। हम बस जल्द से जल्द वापस आगरा जाना चाहते हैं और अपने भांजे जान को अपनी गोद में उठाकर उसके साथ खेलना चाहते हैं, उसे प्यार करना चाहते हैं, उसे दुलारना चाहते हैं। कुछ दिनों में आपकी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी शहंशाह, जब बुआ सा माँ बनेंगी। गलत मान सिंह जी, दुगनी नहीं तिगुनी। बिल्कुल बजा फरमाए अपने तोड़मल साहब। तोड़मल साहब, हमने सुना है कि वालिद बनना एक मर्द की जिंदगी के लिए उसका सबसे खुशनुमा पल होता है। हमने देखा है कि कैसे बख्शी बानो हमारे भांजे को जब अपनी गोद में उठाती है तो कितना सुकून होता है उनके चेहरे पर। बिल्कुल शहंशाह। तोड़मल साहब, हमारे भांजे के मुस्तकबिल के लिए हमने फैसला किया है कि हम शरीफुद्दीन को उसके सारे पुराने सूबे वापस सौंपेंगे। आपका निर्णय उचित है शहंशाह। तो आगरा पहुंचते हैं इस बाबत आप एक शाही फरमान जारी करेंगे। जी शहंशाह। सब बर्बाद कर दिया तुमने बख्शी, सब कुछ। हमारे ख्वाब, हमारे मंसूबे, हमारी ख्वाहिशें सब जलाकर खाक कर दी तुमने। आखिर बख्शी बानो ने ऐसा किया ही क्यों? अपने शौहर से कोई इतनी बड़ी बात छुपाता है क्या? बेचारे शरफुद्दीन साहब, पहले ही शहंशाह ने उनसे सारे सूबे छीनकर आगरा में बिठा रखा है और अब इतनी बड़ी ठेस। दिली तमन्ना थी उनकी बेटा पाने की, बेचारे। बेचारे शरीफुद्दीन साहब, जो लोग कल तक हमारे नाम से कांपते थे तो आज हमें बेचारा कह रहे हैं। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है बख्शी। तुम्हारी वजह से हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कब तक चलेगा बेगम साहिबा? कुछ खा लीजिए, वरना आपकी और आपके बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। रख लिया। हमें हमारी बेगम से तन्हाई में बात करनी है। हमने कहा तक लिया। बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें इस लड़की से?
हम बार बार तुमसे कहते रहे कि लड़की होने की बात मत बोलो, मगर तुम बार बार बस यही रट लगाती रही, लड़की हुई तो अब देखो हो गई लड़की, टूट गए हमारे सारे ख्वाब, फिर गया हमारे सारे मंसूबों पर पानी। पर लड़की हुई तो क्या हुआ, है तो हमारी ही औलाद ना। कुछ नहीं हुआ। हाँ, लड़की हुई तो क्या, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वही रट लगाई हुई है तुमने, हमारे जख्मों पर नमक छिड़कती हो। हम इस लड़की का कत्ल कर देंगे।